नमस्कार। एकला चलो में मैं नीलांजन मुखोपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं संसद के उन सदस्यों से जो या तो निर्दलीय हैं या अपने पार्टी के एकमात्र प्रतिनिधि। अकेले चलने वाले ये सांसद बहुत अहम हैं क्योंकि बड़े गुटों से हटकर हैं। लोकतंत्र में हर नंबर, हर वोट की गिनती होती है और यही वजह है कि इन सांसदों को हम अनदेखा नहीं कर सकते। एकला चलो के इस एपिसोड में हम बात करेंगे निर्दलीय राज्यसभा सदस्य श्री परिमल नाथवानी जी से, जो झारखंड से चुनकर आए। नाथवानी जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपके बचपन के बारे में। आपका जन्म मुंबई में हुआ, आपका बचपन मुंबई में बीता। आप अपने बचपन के बारे में बताइए कि किस तरह से आपने पढ़ाई शुरू की, किस तरह से आप फिर अग्रसर होकर आप अपने पेशे में कैसे आए। बचपन में बम्बई में बड़ा हुआ और विले पार्ले में मैं स्कूल और कॉलेज में पढ़ा। और बचपन में से ही मुझे क्रिकेट का बहुत शौक़ था जी, पॉलिटिक्स का भी बहुत शौक़ था। और मैंने एज ए वहाँ पे जो कॉरपोरेशन के वार्ड होते 85 वार्ड में एज ए वर्कर के नाते भी मैंने बहुत काम किया था। और बचपन से लेके मैंने एक सोच बनाई थी कि मुझे एक अच्छी इंडस्ट्रियलिस्ट भी बनना है जी, और एक अच्छा बिजनेसमैन भी बनना है। तो यही सब जो तो आपके परिवार का कोई एसोसिएशन था बिजनेस के साथ, जिसकी वजह से आपने सोचा कि बिजनेस में आपको जाना है? ऐसे मेरे पिताजी तो पहले एक टीचर थे जी, उसके बाद में वो कपड़े का व्यापार देखते थे। बट मेरे जो रिलेटिव्स हैं, जो आज हम देख रहे हैं, जो कोटक बैंक, कोटक सिक्योरिटीज़ वगैरह जी, वो मेरे जो मामा की फैमिली है जी, वो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हाउस चलाते थे उस वक्त भी और आज भी। और उनको मैं देखता था कि कोटक एंड कंपनी, जो बाद में बहुत बड़ी लिमिटेड कंपनी भी हो गई, और मेरे बहुत रिश्तेदार थे जो बिज़नेस में थे, उनको देख के मुझे एक मोटिवेशन मिलता था जी, कि मुझे लाइफ में कभी जॉब नहीं करना है। अच्छा। और या तो मुझे यंग लीडर बनना है, या स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर बनना है, या मुझे एक उच्च स्तर पे पहुंचना है। तो फिर पढ़ाई क्या की आप कहाँ कहाँ जाके पढ़ाई की? मैं बॉम्बे में ही पढ़ा। मेरे स्कूल भी वहाँ हुआ, ग्रेजुएशन भी वहाँ हुआ, और उसके बाद मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज पे डॉक्टरेट PhD भी किया मैंने जी। तो सभी कुछ मैंने वहीं पे किया। और पढ़ते पढ़ते मैंने बिज़नेस भी शुरू किया। किस तरह का बिज़नेस आपने शुरू किया शुरू में? मैं जब पढ़ रहा था तभी ये कोको कोला बंद हो गई जी, और थम्स अप पार्ले शुरू हुआ जी, तो उनकी भी मैंने एजेंसी ली थी। ये तो लेट 70s अर्ली 80s की बात बता रहे हैं आप? हाँ, जी हाँ। और एक साबुन की एजेंसी भी ली थी मैंने जी, जो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी, जो बाथ शॉप नया एक निकला था जी, तो उनकी एजेंसी भी मैंने ली थी। तो मैंने अपनी पढ़ाई के साथ, मुझे एक एम्बिशन था कि मैं अपना सेल्फ मेड बनूं जी, और अपने जो खर्चे हैं उससे मैं एक लग्जरी लाइफ में ला सकूं। गुजरात के बारे में अक्सर कहा जाता है कि एवरी पर्सन इन गुजरात इज एन एंटरप्रेन्योर। तो शायद मेरे ख्याल से उसी तरह के आप स्पिरिट से शायद आप प्रभावित हुए थे जी, एंटरप्रेन्योर बनने की। हमने कहीं पढ़ा है कि जब 90s में जब शेयर बाजार में जब काफ़ी एक्साइटमेंट हुआ, आम लोगों का इन्वॉल्वमेंट होने लगा, लिबरलाइजेशन के बाद से IPOs बहुत, मतलब लिटरली फुटपाथ पे फॉर्म्स बिका करते थे। उस समय आपने थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना शुरू किया, और शायद हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ था उस समय कुछ आपको लॉस उठाना पड़ा था। हाँ, आपने सही बताया। मैं तब बड़ौदा स्टॉक एक्सचेंज नया शुरू हुआ था जी, और मैं वहाँ ब्रोकर की हैसियत से काम करता था जी। और जैसे आपने कहा कि मेरी रिस्क लेने की कैपेसिटी पहले से ही ज़्यादा थी, और ओवरनाइट मुझे करोड़पति बनने की एक ख्वाहिश पैदा हो गई जी। जबकि बजट के दिन लोग बहुत संभल के काम करते हैं जी, तो मैंने बजट के दिन ही बहुत बड़ी गलती की थी और बहुत बड़ा स्पेकुलेशन किया था अपनी हैसियत से हट के जी। और मुझे एक ही दिन में उस ज़माने में 40 लाख रुपया का नुकसान उठाना पड़ा,
जो कि मेरी कैपेसिटी नहीं थी, और मैंने बहुत मुश्किलें झेली और बहुत मुश्किल से अपने आप को मैं संभल पाया, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों की बदौलत। जी, शायद मेरे ख्याल से इसी के ठीक, इस लॉस के ठीक 1-2 साल के बाद ही आपकी धीरूभाई अंबानी के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद आपका एसोसिएशन रिलायंस से बन गया। जी हाँ, मैं ये लॉस के बाद मैं अपने आप को संभाल रहा था जी। बट काफ़ी सेटबैक था माइंड के अंदर कि अब मैं इतना रिस्क नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि जो जोखिम मैंने उठाया था उसका मैंने नतीजा भोगा था। तो मुझे बहुत अच्छी तक मिली, और जामनगर में जो मेरे नेटिव प्लेस डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ धीरूभाई अंबानी रिफाइनरी लगा रहे थे। और हमारे जो कज़िन ब्रदर हैं मिस्टर मनोज मोदी, उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया और कहा कि यहाँ जो फार्मर्स हैं उनसे हमें लैंड एक्विजिशन का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, और गुजरात हाई कोर्ट ने लैंड एक्विजिशन को टेक्निकल वजह से बिकॉज ऑफ द एरर ऑफ द गवर्नमेंट वो उनको सेट एसेट कर दिया था एक्विजिशन को। तो उसके बाद मुझे धीरूभाई ने मेरे में विश्वास रखा, मुझे बुलाया कि आप जानो कि भाई फार्मरों को क्या कठिनाइयाँ हैं और क्यों इतनी बड़ी रिफाइनरी लग रही है जिससे लोगों को रोज़गारी मिलेगी, आम जनता को रोज़गारी मिलेगी, और स्टेट और कंट्री के लिए ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने मुझे संभाली थी, दी थी। तो उसके बाद आपका एसोसिएशन उनके साथ बढ़ता गया और फिर आप फॉर्मली मतलब रिलायंस के भी एक तरह से हिस्से हो गए। जी, तब से मैं धीरूभाई और मुकेश अंबानी जी के साथ मेरा नाता बढ़ता गया। उनके बाद कई सारे प्रोजेक्ट उनके आए जी। जैसे रिलायंस टेलीकॉम का प्रोजेक्ट आया, पेट्रोल पंप्स के प्रोजेक्ट आए, काकीनाडा से लेके जामनगर तक की इतनी बड़ी लंबी पाइपलाइन आई जो हम लोग वहाँ से पूरे कंट्री में गैस सप्लाई करने का जो काम करते हैं। ये सारी जिम्मेदारियाँ मैं कुछ मेरा हिस्सा उसमें रहा। कहा जाता है कि पब्लिक लाइफ में जो आपकी आने की जो शुरुआत होती है वो भी एक तरह से जामनगर में जो रिलायंस की रिफाइनरी को लेके इन्वॉल्वमेंट था उसी की वजह से शुरू हुआ कि आप पहले वहाँ के किसानों के बीच में बात किया, और उसके बाद जब 2-3 साल के बाद 98 में वहाँ उतना बड़ा साइक्लोन आया तो उस समय रिहेबिलिटेशन रिलीफ में थोड़ा बहुत आपने पहलकदमी की। सिमिलरली भुज में जब अर्थक्वेक आया उसके बाद भी आप, तो क्या आपको आप बता सकते हैं कि उन पीरियड में 98 और 2001 में मतलब किस तरह से आप इन्वॉल्व हुए थे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि इससे पहले की भूमिका भी बताता हूँ कि मैं जाम खंबालिया नेटिव प्लेस मेरा है जामनगर के बाजू में। वहाँ से भी एक बार मैंने इंडिपेंडेंट एमएलए बनने की कोशिश की थी और मैंने नॉमिनेशन भी फाइल किया था, और मेरे साथ नॉमिनेशन करने में 1000 से ज़्यादा लोग आए थे मेरे नॉमिनेशन में। बट बाद में मैंने देखा कि पार्टियों का दबाव बढ़ता गया तो लोग मेरे से हटते गए और मुझे अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करना पड़ा। अच्छा। तब से दिमाग में ये बात थी कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ बनना है। तो ये एक बैकग्राउंड था। और जैसे आपने बताया साइक्लोन का, तो साइक्लोन में हम लोग ने बहुत ही काम किया जामनगर में, और सबसे ज़्यादा हमें खुशी इस बात की है कि कच्छ में जो अर्थक्वेक हुआ उसमें मैं खुद 45 डेज़ कच्छ में अंजार में रहा था जी। और हमारे चेयरमैन मुकेश अंबानी जी ने एक डायरेक्शन दिया था कि हमें वॉर बेस पे काम करना है, और ऐसा नहीं कि कोई स्कैटर्ड काम करे। हम लोग ने अंजार को एडॉप्ट किया था कि उनकी पूरी डेब्रीज उठाई। अंजार जहाँ पे आपने सुना होगा कि 40 बच्चे जो डेब्रीज के नीचे वो वंदे मातरम की रैली निकाल रहे थे और जिसके अंदर वो ट्रैप हो गए थे, तो वो अंजार में हमने एक तो डेब्रीज उठाने का काम किया और 45 डेज़ तक सबको फर्स्ट एड जो रिक्वायरमेंट थी, मेडिसिन से लेके ग्रोसरी की सब, वो हम लोग ने तकरीबन 600-700 लोग हम लोग जामनगर रिलायंस से पहुँचे थे जी। और हमने एक जिम्मा उठाया था कि नहीं, हम यहाँ पे काम करेंगे। और हमारे कैंप के अंदर उस वक्त भी माननीय सोनिया गांधी जी भी आई थी, अडवाणी जी भी ने हमारा कैंप देखा था। तो मुझे एक प्रसन्नता हुई कि हमने जो काम किया वो देखने देश के बड़े बड़े लीडर भी आए थे। अक्सर कहा जाता है, कई बार आपने भी कहा है कि बिजनेस में आप धीरूभाई अंबानी को आदर्श माने हैं और राजनीति में आपने नरेंद्र मोदी को आदर्श माना, क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सही है। मैं देखता हूँ कि धीरूभाई अंबानी बिजनेस में एक आदर्श है।
और उन्होंने जो काम किया है देश में, मुझे लगता नहीं है कि किसी ने वो काम किया है। उनके लिए उनको जितना भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, मुझे लगता है कि हमारी कंट्री ने उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया है। और मोदी जी के लिए भी यही है कि उनको एक गोधरा के नाम से पहचाना जाता है, बट उन्होंने गुजरात स्टेट को बढ़ाने के लिए, और आज जो जीडीपी के अंदर गुजरात का जो ग्रोथ है 14 to 15%, उसको कोई नहीं मानता है, उसको नहीं देखता है। और एक इंसिडेंस हो गया तो पास में भी कई राइट हुए थे, मैं कोई पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता हूँ, परंतु हमारे देश में चाहे वो उद्योग हो चाहे राजनीति हो, जो आदमी सक्सेस पाता है उसकी ज़्यादा ही क्रिटिसिज्म होती है। इस बीच में मैं और एक बात बताऊंगा कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट को एक मूढ़ीपति के तरफ से देखा जाता है, जबकि आप जापान देखिए, अमेरिका देखिए, ब्रिटेन देखिए, वहाँ के वित्त मंत्री वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाते हैं, पूछते हैं कि बताइए हमको आपसे इतना पैसा यानी कि टैक्स के तौर पे चाहिए और हम क्या करें जैसे आपका इंटरनेशनल मार्केट में और कंपटीशन में आपको कोई घाटा ना हो, क्योंकि वो वही कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर भी। तो टेबल पे बैठ के वो परामर्श करते हैं। तो जापान आज देखिए कभी भी इलेक्ट्रॉनिक में पीछे नहीं गिरा, अमेरिका देखिए, ब्रिटेन देखिए, वो पीछे नहीं हटते उनकी इंडस्ट्रीज, इसलिए कि पैसा तो वो भी वसूल करते हैं। बट हमारे यहाँ इतनी मानसिकता बुरी है, अगर हमारे वित्त मंत्री इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठेंगे या परामर्श करेंगे तो बोलेंगे कि हाँ इंडस्ट्रियलिस्ट से उनका कुछ सेटिंग हो गया है और जनता के भोग पे उद्योगों को लाभ दिया जा रहा है। जिस तरह से हमने SEZ के बारे में भी देखा कि किस तरह बेबुनियाद बातें हुई। आप देखिए कि हमारे पास कितनी लैंड है, आज इतनी वेस्टलैंड है जिसका हम कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज इतनी हमारे पास फॉरेस्ट लैंड है जहाँ पे कोई फॉरेस्ट्री नहीं है, इतनी गौचर लैंड है जिसके अंदर कोई काउ फीडिंग नहीं होती है। बट जब भी बात आती है तो हम बोलते कि नहीं हम लैंड नहीं देंगे, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है। अगर आप लैंड नहीं देंगे तो इंडस्ट्री कोई हवा में तो बनने वाली नहीं है। और ये बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ आपका कंट्री और एग्रीकल्चर का दोनों का कुल मिलाप होके दे आर द लाइक अ कॉइन ऑफ टू पार्ट। अगर उसको हम बैलेंस नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों सेक्टर को इक्वल समझने में बहुत तकलीफ हो रही है। नाथवानी जी, अभी थोड़ी सी राजनीति के बारे में भी चर्चा करेंगे आपसे थोड़ी देर के बाद। एकला चलो में अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।